वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल अवर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। अगर आज की डेट में आप लोग किसी को ये बोलने लगो कि मैं कल को चल के प्राइम मिनिस्टर बनने वाला हूँ या फिर चीफ मिनिस्टर बनने वाला हूँ, तो क्या बोलेंगे लोग कि देखो पागल हो गया है इसका दिमाग खराब हो गया है, ऐसे ही कुछ बोलेंगे ना। ये इसी तरीके से आज की डेट में आप लोगों ने देखा होगा, कुछ इंसान जो कुछ ऐसा करने की सोचते हैं, अगर उस सोसाइटी में रहने वाले लोगों को ये यकीन नहीं होता है कि ऐसा कुछ कर सकता है, तो लोग उसको अक्सर पागल बोलने लगते हैं। तो ये आप लोगों ने नॉर्मल टेंडेंसी देखी होगी। तो वही बात यहां पर बोली जा रही है कि अपनी जिंदगी को अक्सर वही लोग बदलते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के काबिल भी नहीं समझती है। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर वो कुछ बोलते हैं कि हम लोग ये करेंगे, तो लोग उनको पागल बोलने लगते हैं। तो इसका मतलब ये, जब लोग आप लोगों को इस तरीके से ट्रीट करने लगे तो पागल है, पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, इसका मतलब सीधा सीधा ये समझना कि आप लोग का जो स्टैंडर्ड है ना, जिस सोसाइटी में आप लोग रह रहे हैं उस सोसाइटी से ऊपर बढ़ चुका है, वो आप लोग को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप लोग बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कभी भी आप लोगों को कुछ माइंड में प्रोडक्टिव विचार आए और लोग उसको समझने से बिल्कुल इनकार कर दें, लोग उसको बिल्कुल एक तरीके से सपोर्ट ही ना करें, तो इसका मतलब ये कि लोगों के लेवल की बात ही नहीं कर रहे हो, उससे ऊपर चले गए हो भाई साहब। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, उसको पढ़ा लिखा बेवकूफ क्यों बोला जाता है, याद है आप लोगों को? इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो इंसान जो है वो उस जमाने में टोकन करेंसी लेकर आ रहा था, समझ रहे हो आज की डेट में लोग टोकन करेंसी यूज कर रहे हैं। तो इससे आप लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं कि किस तरीके से वो कितनी एडवांस चीजें सोच रहा था। तो इसलिए वहां पर उस जमाने में अगर कोई ऐसी चीजें करेगा तो नॉर्मल सी बात है, इंसान ये कहेगा पागल है ये। तो इसलिए उसको पढ़ा लिखा बेवकूफ बोला जाता था। और क्वेश्चन भी बनते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, दो इंसानों को पढ़ाया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन में, एक तो अकबर को और एक पढ़ाया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। अकबर जो था वो बिना पढ़ा लिखा समझदार था और मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो पढ़ा लिखा बेवकूफ था। तो बोला यह जाता है कि पढ़ने लिखने से सारी चीजें नहीं आती है, कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज होती है कि किस चीज को कहां पर इंप्लीमेंट करना है, क्या लोग उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्या उनके लेवल की बात आप लोग कर रहे हैं। तो बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर आप लोगों को लोगों के लिए काम करना होता है। तो इसलिए यहां पर इसलिए दोनों को कंपेयर करके पढ़ाया जाता है कि हमेशा अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है अगर कोई भी ऐसा मुद्दा बने तो आगे चलकर एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीन चीजें काफी इंपॉर्टेंट मानी जाती है, एक तो मोहम्मद बिन तुगलक, यहां पर इसी के साथ में अकबर हो गया, इसी के साथ में अगर आप लोग बात करें तो यहां पर चाणक्य साहब हो गए। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के एक तरीके से लोगों को समझाने के ये एक तरीके से इनको यूज किया जाता है। ठीक है, आज के डेट में आप भी खुद इनको अगर टाइम लगे पढ़ सकते हैं, खासकर चाणक्य साहब को, तो काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा और आप लोगों को उन्हें कहते हैं कि आप लोगों के चक्षु खुलेंगे, आप लोगों की बुद्धि का विकास होगा। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, तो इसको लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। काफी देखा मैंने, कई सारे बच्चे जो है टाइम पर आकर वीडियो देख रहे हैं, तो अच्छा लगता है यार इस तरीके से। देखिए आप लोगों का टाइम अगर एक बार सेट कर लेना जिंदगी में, मैं बता रहा हूं जिंदगी सेट हो जाएगी ये मजाक नहीं कर रहा हूं। और आप लोग एक हफ्ता इसको फॉलो करके देखिए, ओनली एक हफ्ता, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप लोग खुद अपनी जिंदगी में चेंज ना नजर आने लगे तो बताना। एक हफ्ता अपने शेड्यूल को फॉलो करके देखो। आप लोग ये मत बोलो कि यार डेली सुबह को इसी टाइम उठना है, यार डेली शाम को इसी टाइम, ऐसा नहीं बोलना अपने आपको। ये बोल कुछ नहीं करना है यार, बस एक हफ्ते करना है तुझे, ठीक है। एक हफ्ते के बाद में आप लोगों को प्रोडक्टिविटी दिखने लगेगी, फिर एक हफ्ता और कर दो, और ऐसे ऐसे 3 हफ्ते फॉलो कर दो, यानी कि 21 दिन बस आप लोग फॉलो कर दो इन चीजों को। जिंदगी में आप लोग की आदत न बन जाए तो बता देना। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो भी चीज आप लोग को आदत बनानी है 21 दिन तक उसको फॉलो करो और फिर देखो जिंदगी भागकर आप लोग के हिसाब से दौड़ेगी। आप लोग को क्या लगता है, सुबह को अगर आप लोग उठने के लिए बोला जाए जल्दी, तो क्या आप लोग कंटिन्यूस उठ पाते हैं? देखा है मैंने, नहीं उठ पाते हैं, बहुत कम बच्चे उठ पाते हैं। ठीक है, मैं सुबह को आया करता 4 बजे, तो बहुत कम बच्चे उठा करते थे। तो देखा है मैंने वो चीजें, क्योंकि सबके बस की वो बात नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए मैंने वीडियो को 9 बजे किया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है रोते रहते थे कि सर सुबह को ये वीडियो आ जाती है 4 बजे, फिर दूसरी आ जाती है हिंदू की, सर सुबह को बहुत बर्डन हो जाता है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप लोगों की थोड़ी सहूलियत करते हैं, तो इसलिए एक शाम को करते हैं और एक आप लोगों की सुबह हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर शाम को जो है काफी सारे, जैसे कि जब मैं वीडियो डालता हूँ तो आप लोगों ने देखा हो कई सारे बच्चे जो हैं वो तुरंत आकर वीडियो को देखते हैं। तो इससे एक पता चलता है कि आप लोग का टाइम फिक्स है, और इससे पता चलता है कि आप लोग अपने टाइम को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रहे हो। तो दोनों वीडियो फिक्स टाइम पर आप लोग अब देखने को मिल रही है, तो इसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो काफी प्यारा, काफी इंटरेस्टिंग और काफी शानदार ये डिस्कशन रहने वाला है। तो टकटकी लगाकर देखिएगा और अच्छे से एंजॉय कीजिएगा। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि गाड़ी किधर चल रही है। तो गाड़ी किधर चल रही है वो ये क्वेश्चन आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले बात की जा रही है कमीशन के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट बात यह कि ये कमीशन जो है 2017 से न्यूज में है। आप लोग ये देखिए, कोई लगभग 6-7 बार तो इसको मैं पढ़ा चुका हूं, कभी हिंदू न्यूज़पेपर की वीडियो के अंदर, कभी यहां पर नैनो के अंदर। तो इसलिए आप लोगों को कम से कम अब ये याद होना
चाहिए, इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से, ठीक है। बेसिकली एक कमीशन हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 2017 में। ये किस आर्टिकल के तहत बनाया गया था? ये कमीशन क्या काम कर रहा है कि जो ओबीसी है, अदर बैकवर्ड जो क्लासेस है, उसके बारे में बात करता है, उसके अंदर सब कैटेगराइजेशन करता है, ठीक है। तो कौन सा आर्टिकल है यहां पर जो डील करता है जब यहां पर कमीशन के अंदर बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन है उसके बारे में? तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है। यानी कि ये अदर बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड कमीशन है, 2017 में बनाया गया था। किस आर्टिकल के निकल कर आता है? ये जो आर्टिकल है ये कंडीशन बनाता है बैकवर्ड क्लासेस की क्या कंडीशन है सोसाइटी के अंदर, ताकि उसको इंप्रूव किया जा सके। तो काफी इंपॉर्टेंट ये कमीशन है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है AMAR के बारे में, ठीक है। तो ये एक पोर्टल है बेसिकली, जो यहां पर एक डिजिटल फॉर्म में जो डेटा है उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। एक तो यहां पर मनुस्मृति, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो पर्टिकुलर पुराने टाइम पर जो भी हमारे देश की जो कल्चर है, धरोहर है, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा लिखी गई है, तो उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे आप लोगों को कैटलॉग्स देखने को मिलेंगे, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा या सोवा रिगपा, जिससे कि हम लोग पुराने टाइम में बहुत सारी बीमारी ठीक कर लेते थे। तो ये सारी चीजें अगर डिजिटल फॉर्म में रहेंगी तो एक जगह इकट्ठे हम लोग इसको कर पाएंगे। तो ये पोर्टल का नाम बताना है। ऐसे कई सारे पोर्टल में आप लोगों को आज जो है डिस्कस करूंगा, जिनके बारे में क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूज मत होना कहां से आ गया, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में। आगे बात करें कोविन, आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ये बेसिकली जहां पर आप लोग जाकर रजिस्टर करते हैं कोविड-19 की वैक्सीन के लिए, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है कि फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट अगर बात करें, इंडिया के द्वारा साइन किया गया एक एग्रीमेंट रिसेंटली, अभी इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। रिसेंटली नहीं, सॉरी, ये पुराना एग्रीमेंट है। रिसेंटली कहां से? रिसेंटली अभी यहां पर जब यहां पर बात करते हैं तो अभी कुछ ना कुछ न्यूज में देखने को मिलता है इंडिया और तिब्बत के बारे में। इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं आप लोगों को तिब्बत का मैप दिखाऊंगा और आप लोग जानकर हैरान होंगे कि जिस एरिया में चाइना हमारे सर पर आज की डेट में आकर बार बार नाच रहा है, अगर तिब्बत होता ना बीच में तो काफी कुछ चीजें शांति में रहती। पर हमने क्या किया, एक एग्रीमेंट साइन कर लिया तिब्बत के, वो चाइना के साथ में, कि तिब्बत को रिकॉग्नाइज कर दिया कि तिब्बत जो है वो चाइना का रीजन है। पर लेकिन चाइना जो है ये ऐसी हरकतें हमेशा करता रहता है कि इंडिया को ही दिक्कत देता रहता है। तो वो नहीं कहते कि अगर इंसान दबता है तो सामने वाले दबाकर दबाते हैं। तो इसलिए कभी भी अगर आप लोग सही हैं, गलत नहीं है, तो कभी किसी से दबना नहीं है। गलत इंसान हमेशा दबता है, तो ये बात ध्यान रखना। एंटी डिफेक्शन एक्ट के बारे में अगर बात करें तो 10th शेड्यूल में इसको रखा गया है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, कई बार पूछ लेते हैं। एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है ये कब आया था, पहला तो ये बताना है, और कौन सा संविधान में संशोधन किया गया था ये बताना है। यानी कि ये एक्ट कब का है और संविधान में कौन से संशोधन से ये लाया गया था। ये चलिए फिर भी आप लोग आंसर बता देंगे, पर ये वाला आंसर शायद ही कोई बता पाएगा। देखता हूं किस किस को याद है। हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2003 में, 2003 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया तो ये बोला गया चलो एटलीस्ट 2/3 लोग अगर यहां पर टूटकर चले जाते हैं, किसी और पार्टी में मिल जाते हैं पार्टी में जाके, तो उसको अलाउ किया जाएगा। तो ये माना जा रहा है कि पहले तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो था वो आयाराम गैराम वाला फंडा था, एक टूटकर चला गया, दो टूटकर चले गए। फिर यहां पर 2003 में ये ऐसा अमेंडमेंट किया गया कि इन्होंने बोला कि एक एक दो टूट के क्या कर रहे हो, ज्यादा से टूट के जाओ ना, ताकि पार्टी बर्बाद हो जाए। तो इसको पूरा डिटेल में मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, सारी चीजें आप लोग जान पाएंगे। एक पॉलिटी का सेक्शन आप लोगों का कवर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, मिजोरम और एक पर्टिकुलर राज्य के बीच में झड़प रही काफी लंबे समय तक, और आज भी वो बार बार न्यूज में आती है। मिजोरम एक ऐसा राज्य है, अगर इसके बारे में आप लोग बात करिए, जो कि फॉर्मेशन इसका देखने को मिला। पहले इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ये बताना है कब बनाया गया यूनियन टेरिटरी। फिर आगे चल के इसको फुल फ्लेज स्टेट बनाया गया 1987 में। यानी कि पहले इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, फिर राज्य बनाया गया। नॉर्मली ऐसा ही पैटर्न हुआ है जब भी हम लोगों ने कोई नया राज्य बनाया, पहले यूनियन टेरिटरी बनाते हैं फिर उसको राज्य बनाते हैं। इसी तरीके से पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ है कि किसी राज्य को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। ठीक है, पता है कौन सा है वो? अभी रिसेंटली देखने को मिले। तो कौन सा राज्य और कौन सी दो यूनियन टेरिटरी से बनाई गई बताइए जरा, छोटी सी बात है तो पता ही होगी। आगे बात करते हैं, ड्यूरिंग कॉलोनियल टाइम में मिजोरम को एक पर्टिकुलर हिली, कौन सा हिल्स है यहां पर इसके नाम से पुकारा जाता था, और मिजोरम डिस्ट्रिक्ट हुआ करता है एक पर्टिकुलर राज्य का। तो कौन से राज्य का डिस्ट्रिक्ट था? आज के डेट में जो आप लोग मिजोरम अलग से राज्य देखते हैं ना, एक टाइम ऐसा था कि किसी पर्टिकुलर राज्य का डिस्ट्रिक्ट था। तो एक सारी बातें जानकर आप लोगों को इंटरेस्टिंग मजा आएगा कि क्या क्या चीजें हैं। देखिए कभी भी ना करंट अफेयर सुनना हो आप लोगों को, ठीक है, बिल्कुल शांति में दिमाग रखिए और ये सोचिए क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है, क्योंकि करंट अफेयर हमेशा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, और एग्जाम में आप लोगों को आराम से याद आ जाएगा अगर आप लोग इनको चीजों को रटेंगे नहीं, अगर आप लोग चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा ऐसा ऐसा कुछ हुआ होगा वहां पे, ठीक है, अच्छा ये हो गया था, तो इस तरीके से आप लोगों को लगे कुछ नया सीख लिया यार, मजा आ गया। पर लेकिन अगर ये एग्जाम के लिए कर रहे हैं यार, ये ऐसा कैसे हो गया यार, ये तो बहुत कुछ हो गया, कैसे याद करेंगे, नहीं होने वाला कुछ यार। ठीक है, और बर्डन और बनेगा दिमाग के ऊपर। ठीक है, स्टार्ट करेंगे यहाँ पर शॉर्ट न्यूज के साथ में। काफी प्यारा ये डिस्कशन रहने वाला है जो कि आप लोग एंजॉय करोगे, मैं ये आशा करता हूं।
तो आइए सबसे पहले यहां पर बात करेंगे हम लोग एक पर्टिकुलर शॉर्ट न्यूज के बारे में। ये जो शॉर्ट न्यूज निकल कर आ रही है, ये आ रही है हमारी कंट्री में जो ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के सब कैटेगराइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो सब कैटेगराइजेशन है, अगर उसके बारे में आप लोगों से बात करें कौन सी कमेटी है, तो उसके बारे में कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन ही न रहे। अगर बात करते हैं अभी क्या हुआ, पहले ये समझिए क्यों ये न्यूज में है। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी यहां पर हमारी कंट्री में 11th एक्सटेंशन दिया गया है, यानी कि यहां पर 11वीं बार इसका टाइम पीरियड बढ़ाया, जो कि यहां पर कमीशन बनाया गया था हमारी कंट्री में अदर बैकवर्ड क्लासेस जिसको ओबीसी बोलते हैं। तो आप लोगों को पता होगा ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। तो मंडल कमीशन के द्वारा ये रिजर्वेशन दिया गया था। तो ये 27% रिजर्वेशन तो दे दिया, पर लेकिन ओबीसी के अंदर आप लोगों को पता है कितनी कम्युनिटी आती है, लगभग 50 नहीं 5,000 के करीब आप लोगों को इसके अंदर आप लोगों को बेसिकली कास्ट देखने को मिलेगी ओबीसी के अंदर, ठीक है। तो दुनिया भर की कास्ट है ओबीसी के अंदर। तो होता क्या है बेसिकली, दिक्कत यह है कि जो इतनी सारी कास्ट हैं उसमें से कुछ ही लोगों को इसका 27% रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। तो इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस रिजर्वेशन का फायदा पहुंचाया जा सके। और यहां पर ये बेसिकली ये जो पैटर्न निकल कर आया, याद रखेगा हमारे संविधान में 7वें शेड्यूल में जब आप लोग जाएंगे 3 लिस्ट हैं, सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, स्टेट लिस्ट बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। तो यहां पर जब इसको बात करते हैं, ये पर्टिकुलर मुद्दा जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली सेंट्रल लिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो 27% जो रिजर्वेशन है यहां पर, इसमें सब कैटेगराइजेशन की बात की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये रिजर्वेशन पहुंचाया जा सके। बोला यह जाता है कि आज की डेट में यहां पर जो 97% के करीब जो जॉब होती है ओबीसी के रिजर्वेशन के अंदर, वो यहां पर ओनली 25% लोगों के हिस्से में आ जाती है। यानी कि जो मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में जॉब निकली, ठीक है, तो यहां पर अगर 100 सीटें निकली हैं तो 25% लोगों के हिस्से में आ जाएगी, बाकी के 3% है वो बाकी के दो लोगों को मिलेगी। यानी कुछ ही लोग जो है उसका सबसे ज्यादा फायदा उठाकर चले जाते हैं। चाहे जॉब के बारे में बात करें, चाहे एजुकेशन के बारे में बात करें, जिन लोगों के लिए पर्टिकुलरली रिजर्वेशन बनाया नहीं गया है उन लोगों को बेसिकली बनाया गया, उन लोगों के लिए बेसिकली उसका फायदा नहीं हो रहा है। तो इसी के चलते यहां पर सुप्रीम कोर्ट, यहां पर अभी गवर्नमेंट को भी बेसिकली इसके बारे में बात करें, और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां पर इसी को बेसिकली ये भी बोल दिया गया कि बेसिकली एससी और एसटी के लिए भी हम लोग को ये करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी भी होता है, जब टीना डाबी जो थी उसकी फर्स्ट रैंक आई तो सबने क्या किया, यहां पर उनके जो प्रीलिम्स के मार्क्स थे वो निकाल के सामने रख दिए कि फर्स्ट रैंक तो इसलिए आ गई क्योंकि पर्टिकुलर कैटेगरी का कोटा लग गया, और यहां पर उसकी वजह से यहां पर आगे चल के पढ़ पाई। यानी कि प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होता अगर जनरल कैटेगरी में होती। तो इसके ऊपर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी ऐसी बनी वहां पर। तो बोला ये जाता सारे लोग कि उसकी मम्मी भी देखा जाए तो एक इंजीनियर है, पापा भी इंजीनियर है, तो क्या ऐसे इंसान को भी रिजर्वेशन की जरूरत पड़ती है? तो क्यों ना उन इंसानों को रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाए, कम से कम जो गवर्नमेंट जॉब में आ गए हैं उनका रिजर्वेशन रहो, चाहे वो कोई सी भी कम्युनिटी में क्यों ना हो। रिजर्वेशन का पर्पज ये था कि ताकि लोगों तक जो फैसिलिटी पहुंचाई जा सके। तो इसीलिए बोला गया कि सब कैटेगराइजेशन करना चाहिए कि जो पर्टिकुलर कम्युनिटी इस लेवल पे है कि हाँ उनकी जिंदगी सही चल रही है, रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, तो क्यों रिजर्वेशन आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कोटा विद इन कोटा की बात की गई, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए इसको देखा जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर यहां पर बेसिकली डिबेट और डिस्कशन करने की बात की गई। पर लेकिन अगर बात करें, रोहिणी कमीशन तो साफ साफ बना दिया गया। रोहिणी कमीशन बनाया गया 2017 में, याद रखिएगा रोहिणी कमीशन है 2017 में बनाया गया हमारे देश में, जिसके चलते बोला गया कि ओबीसी के अंदर कम से कम हम लोग को चेंज करना है। और ये पावर कहां से मिलती है इसको, ये मिलती है आर्टिकल 340 से। आर्टिकल 340 जो है रोहिणी कमीशन, तो उसके तहत यहां पर ये बेसिकली बनाया गया, और ये बोलता है कि यहां पर आप लोग जो कमीशन है यहां पर ये कंडीशन देख सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस की कैसे आप लोग को इंप्रूव करनी है। तो अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर ये सारे काम किए गए। अगर बात करें यहां पर ये 6 मंथ का और इसको टाइम दे दिया गया है, 31 जुलाई 2021 तक इसका टाइम खत्म हो रहा था, अब 31 जनवरी 2022 तक का इसका टाइम बढ़ा दिया गया है। यानी कि इसको 11th एक्सटेंशन और मिल गया है, 8वीं बार इसको बढ़ाया गया है ताकि प्रॉपर तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड किया जा सके, ठीक है। तो यह है यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। बाकी देखते हैं कितना इसको इंप्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि हो सकता है कि अभी 2022 में जो इलेक्शन है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते फिर से इसको आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इस तरीके से अगर छेड़खानी की जाएगी इलेक्शन के टाइम पर तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आ रहे हैं तो आप लोगों को पता है। तो उसके चलते भी देखने को मिलेगा क्या क्या चीजें हैं। अगर बात करें यहां पर जो बेसिकली अगर बात करें प्रपोज किया गया जो टेन्योर यहां पर और एडिशन जो टर्म यहां पर दी जा रही है कमीशन के लिए यहां पर, तो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट करेगा सब कैटेगराइजेशन के बारे में, यानी कि ओबीसी के अंदर कौन सी कम्युनिटी जो है जिसको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा मिलना चाहिए, तो कंसल्ट करेगा वेरियस स्टेक होल्डर, यानी कि जो भी कम्युनिटी है उनके साथ में बातें की जाएगी और फिर इसके बाद में कमीशन को आगे लाया जाएगा, ठीक है। तो 2021 तक जो यहां पर ये जुलाई तक था, अभी यहां पर इसको आगे एक्सटेंड किया जा रहा है। तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा अप्रूवल यहां पर दिया जा रहा है, नोटिफाई किया जा रहा है, ठीक है।
तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अब कोई कंफ्यूजन होगा इस कमीशन के बारे में, इस आर्टिकल के बारे में और क्यों ये काम किया जा रहा है उसके बारे में। अच्छा, क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जैसा मैंने अभी बताया यहाँ पर टीना डाबी वाला केस, अगर इसको आप लोग कंपेयर करके देखेंगे तो आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा कुछ होना चाहिए कि चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे कोई भी कैटेगरी को ना हो, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है जो कि एक, वो नहीं कहते कि एक ठीक ठाक फैमिली का है, जिसके पापा मम्मी पापा गेस्टेड ऑफिसर हैं, अच्छी खासी अर्निंग है, पर लेकिन एससी एसटी में है तो इसलिए वहां पर रिजर्वेशन का फायदा उठा रहा है, और जो गरीब तबका है, कोई रिक्शे वाला है, कोई बेचारा बहुत गरीब है, उसको वो रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, ये सीट लेकर चले जा रहे हैं, तो ये कंडीशन सुधरनी चाहिए नहीं सुधरनी चाहिए, इसके बारे में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में पूछ ले जाएंगे, ठीक है, तो तुरंत बोलिएगा कि हाँ ये सही चीज है कि कम से कम रिजर्वेशन उनके लिए मिलना चाहिए जिनको उनकी रिक्वायरमेंट है, यानी कि कम्युनिटी के नाम पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, जिसको रिक्वायरमेंट है उसके नाम पर, इसीलिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन लाया गया, जबकि संविधान में, हमारी संविधान में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए लोगों के लिए बेसिकली रिजर्वेशन बोलते हैं, इकोनॉमिक सेक्शन के लिए नहीं बोलते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि इकोनॉमिकली हमेशा कभी ना कभी कोई ना कोई गरीब जरूर रहेगा, तो बोला यह जाता है कि 10-12 साल के लिए रिजर्वेशन दो और फिर साइड में करो इसको, पर लेकिन ऐसा हुआ नहीं, तो 1960 तक का टारगेट इनके द्वारा रख के चला गया था, फिर आगे एक्सटेंड कर दिया, फिर कर दिया, फिर कर दिया, और अब तो हम लोग कहाँ खड़े हैं, 2021 में खड़े हैं भाई साहब, 70 साल हो गए, रिजर्वेशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो देखते हैं कहां जाकर ये रुकेगा रिजर्वेशन। चलिए जो भी है आगे चलते हैं। रियलिटी में यार हमारे संविधान निर्माताओं ने एक अच्छा सोच के चीज़ों को किया था, पर लेकिन प्रेजेंट टाइम के जो पॉलिटिशियन है ना, मासा, उन्हें कहते हैं माशाअल्लाह है, बिल्कुल उनको बस अपने फायदा दिखना चाहिए, उसके बाद में फिर उनसे कुछ भी करा लो। चलिए जो भी है आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कोयले के बारे में, यानी कि कोल जिसको बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अभी यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया है डे लॉन्ग वर्कशॉप। वर्कशॉप एक तरीके से किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में, किसी चीजों के बारे में एक ओवरव्यू देने के लिए होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें वे अहेड फॉर, ये बेसिकली यहाँ पर झरिया और इसी के साथ में यहाँ पर रानीगंज, इसके लिए मास्टर प्लान की बात की जा रही है। ये सेंट्रल सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड है झारखंड के अंदर में, बेसिकली कोल इंडिया लिमिटेड का पार्ट है, यहाँ पर ये सब्सिडी है, ठीक है। तो इसके बारे में यहां पर बेसिकली बात की जा रही है। तो अभी जो काम चल रहा है यहां पर कि जो अफेक्टेड फैमिली है, देख पर्टिकुलर एरिया में कोयला निकल रहा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया में जो भी लोग रहते हैं, कोई दिक्कत होती है वहां पर जो इस तरीके से, तो उनको रीएलोकेट करने की कोशिश की जाती है, यानी कि वहां से हटाकर उनको किसी और जगह ले जाकर रिहेबिलेट कर दो। रिहेबिलेट का मतलब क्या होता है, जहां पे वो है वहां से हटाओ और कहीं और जाकर ले जाकर उनको सेम चीजें दो जो वहां पर मिल रही है, ताकि अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से एंजॉय कर सके। तो उसके चलते यहां पर ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अभी यहां पर ये झरिया झारखंड और इसी के साथ में रानीगंज वेस्ट बंगाल के तहत यहां पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि काफी लार्ज स्केल पर कोयला हम लोग यहां से निकालते हैं और वही कोयला आगे चल के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम आता है। तो इसके चलते काफी ज्यादा जरूरी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें तो कोयले का यूज किया जाए। तो भारत जो बेसिकली भारत बात करें, भारत कुकिंग कोयल जो लिमिटेड है यहाँ पर ये, और इसी के साथ में ईस्टर्न जो कोलफील्ड लिमिटेड है यहाँ पर, ये दोनों सब्सिडी है यहाँ पर कोल इंडिया की। सब्सिडरी उसकी एक छोटी ब्रांच आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बेसिकली एक्टिव माइन है यहाँ पर झरिया और इसी के साथ में रानीगंज के अंदर में, ठीक है। तो इसी के चलते एक एनालिसिस किया जा रहा है। देखिए कई बार हमारी कंट्री में इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं, तो करते क्या, इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट चलाने में दिक्कत क्या होती है कई बार, यहाँ पर अगर बात करें कि जैसे कि बात की जाए कि कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लगाया गया, तो अगर इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है, तो फिर यहाँ पर इन्वायरमेंट जो असेसमेंट क्लियरेंस होता है, ठीक है, तो इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट उसको नॉर्मली बोलते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, उसका असेसमेंट करो, ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसलिए जरूरी है कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनको भी काउंट किया जाए, उनका भी असेसमेंट किया जाए कि किन किन लोगों के ऊपर आप लोग ये इंपैक्ट डालने वाले हैं, ताकि ऐसी कोई दिक्कत देखने को न मिले, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, पता होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पर बेसिकली कई सारे पोर्टल के बारे में बात कर रही है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले बात की जा रही है ई मेधा। आप लोगों से पूछे कोई ई मेधा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक मेडिसिन हेरिटेज, ये है बेसिकली एक्सेशन, ठीक है। तो एक तरीका पोर्टल का मतलब होता है वेबसाइट, तो ऑनलाइन एक्सेस किया जाएगा यहाँ पर, जो भी कैटलॉग होगा, जो भी लिस्ट बनाई गई है, लगभग 12,000 इंडियन मेडिसिनल हेरिटेज जो है, तो यहाँ पर इनको ये एनआईसी इसी के साथ में यहाँ पर ग्रंथालय प्लेटफॉर्म के तहत यहाँ पर इनको प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। यानी कि आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आज की डेट में कोई पर्टिकुलर वेबसाइट बनाई जाए और उस वेबसाइट पे मैं सारी जो भी चीजें पढ़ा रहा हूँ, सारी पीडीएफ पॉलिटी की, सारी पीडीएफ आप लोग की, ये नैनो मैगजीन की सारी पीडीएफ आप लोग की, हिंदू डिस्कशन की, वहां पर प्रोवाइड करा दूं, ठीक है। एक ही जगह सारा इकट्ठा हो जाएगा, तो कल को चलकर अगर कोई आप लोग
इनको ये लगता है कि यार आप लोगों की कहीं डिलीट भी हो जाती हैं चीजें, तो आप लोग वहां पर उसको बेसिकली देख सको, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फंडा फॉलो करने की कोशिश की जाती है। ओके, तो बेसिक चीजें इसके बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है AMAR, इसको बोलते हैं आयुष मैन्युस्क्रिप्ट, बेसिकली एडवांस जो यहाँ पर रेपोजिटरी है। तो ये पोर्टल जो बात करेगा, ये डिजिटाइज करेगा इन्फॉर्मेशन, जो मैन्युस्क्रिप्ट या फिर जो कैटलॉग है आयुर्वेदा, योगा, सुनियानी सिद्धा, इससे रिलेटेड जो डेटा है उनको यहाँ पर ये लेकर चलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसको मनुस्मृति भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैन्युस्क्रिप्ट बेसिकली आप लोगों को देखने को मिल रही है। नेक्स्ट यहाँ पर SHAI, इसको बोलते हैं शोकेस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इम्प्रिंट। तो यानी कि आयुर्वेदा के जो भी हिस्टोरिकल इम्प्रिंट है उनको किस तरीके से लेकर चलना है, इन्फॉर्मेशन है, कोई स्कल्पचर है या फिर कोई फिलोसफी है, उनको सबको इकट्ठा करना है, तो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर CCRAS, ठीक है। तो यहाँ पर रिसर्च मैनेजमेंट और इन्फॉर्मेशन जो सिस्टम है यहाँ पर ये, तो इसको बेसिकली फोकस किया जा रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये कोलैबोरेट कर रहे हैं यहाँ पर ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एंड CCRAS, तो ये पोर्टल जो है ये मिलकर काम कर रहे हैं कि वन स्टॉप सॉल्यूशन बना जाए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का आयुर्वेदा के अंदर। देखिए है क्या, अभी मान लीजिए हमारी कंट्री में आपको मैं बोलता हूं, जैसे कि अगर आज के दिन में हम लोग क्या करते हैं कि हल्दी है, ठीक है, आप लोगों की बॉडी में दर्द हो रहा है, आप लोगों ने कोई बहुत ज्यादा काम कर दिया है, थक गए काफी ज्यादा, तो शाम को एक गिलास दूध लीजिए, उसमें आधा चम्मच हल्दी का डालिए और उसको घोलिए और पी जाइए, ठीक है। आप लोगों की बॉडी जो है वो सुबह तक आप लोगों को फिट मिलेगी। तो ये तरीका जो है ये हमारे पुराने टाइम में बाबा दादा नानी पता नहीं कौन कौन इसको बताया करते थे। पर लेकिन अगर बात करें कि यूके में किसी ने पेटेंट ले लिया कि हल्दी जो है यार मेडिसिनल काम करती है, और वो बोलने लगे हमें पेटेंट दो इसका, तो हमारे यहाँ की दवाई होगी, हमने खोजा इसको, थप्पड़ लगेंगे, तुमने खोजा इसको, हमारे यहाँ पे इसको पता नहीं कब से इसको यूज करते हुए हम लोग आ रहे हैं, ठीक है, तुमने खोजा है। उन्हें वो कोई मूवी है 1 2 3 की ये मेरा आविष्कार है, नहीं ये मेरी कार है, तो ये उसको कहता है, उसकी कार, उसकी जो क्या नाम है, प्रेस रावल की कार पकड़ लेता है, कहता है नहीं मेरा आविष्कार है और प्रेस रावल कहता है थप्पड़ लगेंगे, मेरी कार है, कभी आविष्कार बताऊं तुझे अभी। तो ये ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन बेसिकली यहाँ पर ये कि अगर हम लोग बता पाएंगे कि ये ऑलरेडी डिजिटल फॉर्म में हमारे पास में डेटा है, तो कल को कोई इस पर अपना हक नहीं जमा पाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो आप लोग ऐसे समझ सकते हैं। कल को ऐसा है कि मान लो आप लोगों को मैंने नैनो मैगजीन अपलोड करी यहाँ पर ये, और अपलोड करने के बाद में मैंने इसको डिलीट कर दिया, फिर ये क्या करा, किसी इंसान के हाथ लग गई, उसने अपने किसी और चैनल पर जाकर अपलोड कर दी और उससे पैसे कमा रहा है, बेसिकली बोल रहा है कि ये वीडियो जो है आप लोगों को पैसे में मिलेगी। तो हो क्या गया, ये बेसिकली ऐसा ही देखने को मिल रहा है, यानी कि डेटा तो हमारा है, हमारे देश का है, अब पैसे कमाएंगे कौन, पेटेंट लेके पैसे कमाएंगे यहाँ पर यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। क्यों, क्योंकि उनके द्वारा पेटेंट ले लिया गया, तो वो पैसे कमाएंगे इससे। तो इस तरीके की चीजें कई बार आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी यार जानते हैं इन चीजों को, ये ऑलरेडी हमारे देश की चीज, हमारे देश की धरोहर है ये, तो कैसे आप लोग ऐसा कर सकते हैं। तो इसीलिए डेटा होना जरूरी है, तो इसके ऊपर ये काम किया जाता है, ठीक है। कैसी लगी न्यूज, आया कि मजा नहीं, देखिए रटना नहीं है, जब चीजों को एंजॉय करके देखोगे ना तो आधी चीजें वैसे याद रह जाएंगी। एक बार रिवीजन कर लो 24 आवर के अंदर, और फिर बीच में वीक में एक बार देख लो, बस हो गया काम। इतनी सी तो बात है, पता नहीं कहां परेशान रहते हो। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी साहब है, उनके द्वारा कोविन, जो बेसिकली कोविन के बारे में बात की जा रही है। कोविन है क्या, इसको बोलते हैं कोविड जो वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क, ठीक है। तो कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव के बारे में बात की जा रही है। इसके चलते इंडिया ऑफर करेगा कोविन प्लेटफॉर्म को डिजिटल पब्लिक गुड टू, यहां पर जो वर्ल्ड को कोविड-19 के जो टैकल करने के लिए उनको किया जा सके, यानी कि कोविन जो ऐप है इसकी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाने की कोशिश की जा रही है हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा। भाई साहब गुजरात के रहने वाले, बिजनेस का मैंने कहा बिजनेसमैन माइंडेड है बिल्कुल, मतलब कहां से क्या क्या निकाल ले समझोगे नहीं आप लोग। आज की डेट में इंसान ने मतलब एक तरीके से काफी सारे एरिया में काफी सारी चीजें इस तरीके से लेके चली गई है कि जिनको कोई सोच भी नहीं सकता था। तो बिजनेसमैन माइंड है बिल्कुल। देखो आप लोग यहाँ पर एक नेशनल चीज को ग्लोबल लेवल पर कैसे लेके जाना है, योगा देखो कहां से कहां पहुंचा दिया। तो बहुत सारे ऐसे काम है जो शानदार तरीके से इनके द्वारा किए गए, जो अप्रिशिएट करने लायक है, ठीक है। तो वो अगर पॉलिटिक्स को छोड़ दे, पॉलिटिक्स में अगर देखे इंसान बिल्कुल गंदगी में गिर जाता है फिर, ठीक है, फिर तो सामने वाले को बर्बाद करने भी आता है। पॉलिटिक्स के अलावा छोड़ दे अगर उनको उस तरीके से, तो कई सारे काम जो है काफी अच्छे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सोलर एनर्जी के फील्ड में काफी सारा काम किया गया काफी अच्छे लेवल पर, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज के डेट में सही डायरेक्शन में चल रही हैं। सारी चीजें कुछ डिजिटलाइज कर दी गई हैं, तो काफी कुछ जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक चल रहा है। तो कई सारी चीजें हैं ऐसी अच्छे तरीके से की गई हैं, पर लेकिन फिर वही है कि चीजें जो है जिस तरीके से होनी चाहिए सारी वो नहीं मिल पाती हैं, ठीक है। कोविन जो है यहाँ पर ये याद रखिएगा। बात करें इसके बारे में तो सिटीजन ऑफ इंडिया अगर बात करें उसके बारे में बात की जा रही है, रजिस्टर कर सकते हैं अपनी वैक्सीन के लिए। अगर आप लोगों को डोज लेना तो कोविन ऐप पर भी जाकर आप लोग यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें बेसिकली यहाँ पर अपने कोई भी नियरेस्ट स्लॉट ले सकते हैं जहां पर आप लोगों को वैक्सीन लगवानी है।
पर वहाँ पर अवेलेबल भी होनी चाहिए। अभी यहाँ पर देख रहा था कई सारे एरिया में दवाइयाँ ही अवेलेबल नहीं है, 60% के करीब दवाइयाँ जो हैं अभी यहाँ पर सेंटर पर अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पर रजिस्टर करने का कोई फायदा अभी नहीं लग रहा है। चलिए रजिस्टर कर लीजिए, जब भी डेट आएगी देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो रजिस्टर कम से कम कर लीजिए, ठीक है। अगर बात करें प्रोवाइड करेंगे रियल टाइम इन्फॉर्मेशन जो वैक्सीन स्टॉक के बारे में, कितना स्टॉक है, इसी के साथ में यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बेनिफिशियरी इंडिविजुअल, उसका टेम्परेचर, वो सारी चीजें। तो कोविड-19 वैक्सीन से रिलेटेड कई सारी फैसिलिटी मिलेगी। तो रजिस्ट्रेशन वैक्सीन से रिलेटेड ये बेसिकली किसके द्वारा ये सारी चीजें हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा यहाँ पर ये कोविन अभी 2.0 ये इंप्लीमेंट किया गया है। तो रजनीकांत की मूवी बनाई जा रही है, अब 2.0 आ गया कोविन का ऐप का, ठीक है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली इन्फॉर्मेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो जितनी इंपॉर्टेंट है वो सही है अपनी जगह पर, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ से जरूर याद रखेगा। रजिस्टर वगैरह करवाइए, अपना डोज वगैरह लीजिए, ठीक है। आप लोग लीजिए सारे, जब पूरा एसएलवी आर्मी एसएलवी परिवार जो है सब दवाइयाँ लगवा लेंगे, फिर मैं लगवाऊंगा सबसे बाद में, ठीक है। तो सारे दवाई लगवा लो, फिर मैं लगवाऊंगा। कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर दवाई नहीं लगवाई क्या अभी, पहले आप तो लगवा लो, मैं लगवाऊंगा तो एक इंसान की दवाई कम हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है एसी के बारे में। तो यहाँ पर कई बार आप लोगों ने जो घर में एयर कंडीशनर देखा होगा, तो नॉर्मली कंडीशन क्या रहती है, वो काफी ज्यादा खतरनाक एक तरीके से इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट डालता है। अगर हम लोग कुछ ऐसा सिस्टम करें कि इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट ना डाले तो काफी अच्छा है। पहले तो आप लोग एसी के बारे में बता दूं, नॉर्मली अगर आप लोग के घर में एसी है तो एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर कोशिश कीजिएगा कि 24 या फिर 25 रखिए टेम्परेचर, ठीक है। इससे कई सारे फायदे रहेंगे। एक तो आप लोग अगर रूम से निकलकर बाहर जाते हैं, अपने घर से निकलकर बाहर जाते हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आप लोगों को झेलनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह है कि आप लोगों का जो टेम्परेचर है, बेसिकली जो अगर आप लोग ये टेम्परेचर रखेंगे तो पर डिग्री टेम्परेचर पर काफी बिजली का बिल आप लोग का बच जाता है, तो मनी की भी सेविंग होगी। तीसरी बात क्या रहेगी, इन्वायरमेंट को भी आप लोग फायदा पहुंचा पाएंगे, ठीक है। तो पहला और तीसरा इंपॉर्टेंट है, पैसे तो एक बार को देखे जाएंगे पर, लेकिन जो बेसिकली आप लोग की बॉडी पर जो इंपैक्ट पड़ेगा अगर बाहर जा रहे हैं, और ये वाला तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो लिख सकते हैं आप लोग वहां पर। तो अभी बात की जा रही है कि एसी जो है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, तो उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढा जा रहा है, जिसको हीट पंप बोला जा रहा है, ठीक है। तो क्या है ये हीट पंप, आप लोग देखिए बेसिकली हीट पंप क्या करेगा, ये विंटर के टाइम पर आप लोगों को क्या करेगा, ये मूव करेगा कूल एयर आउटसाइड, यानी कि जो अंदर ठंडी जो बेसिकली वो चीजें हैं उनको बाहर निकालेगा, ठीक है। तो ठंडी जो चीजें हैं वो बाहर निकालेगा, तो इससे घर के अंदर गर्माई रहेगी। और जो समर में क्या करेगा, ये मूव करेगा वार्म एयर, यानी कि जो गर्म हवा है उसको आउटसाइड, तो फिर ठंडा रहेगा। तो दोनों तरीके से काम करने वाला है। तो इस तरीके से गर्मी और सर्दियों में नॉर्मली जो अगर जाएंगे आप लोग जैसे यूएसए की साइड में, यूएसए वगैरह में, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ऐसा देखने को मिलता है कि आप लोगों को सर्दियों में नॉर्मली लोग क्या घरों में जो भट्टियां वगैरह जलाते हुए पाए जाते हैं, ठीक है, अपने आप को तापने के लिए। तो उसके चलते कई बार ऐसी कंडीशन देखने को मिलती हैं। तो जरूरी है कि सिचुएशन को थोड़ा सा नॉर्मल किया जाए, तो उसके चलते चीजें यहां पर भी न्यूज में, ठीक है। तो यहां पर काफी ज्यादा इन्वायरमेंट पर इंपैक्ट डाला जाता है। तो इकोनॉमिकली फ्रेंडली अगर चीजें चलेंगी यहां पर, और इको फ्रेंडली भी रहेंगी, इकोनॉमिक फ्रेंडली भी रहेंगी, नहीं पैसा बचेगा और इन्वायरमेंट भी सही रहेगा। तो क्लाइमेट के साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा हम लोग को। तो एनर्जी इफिशिएंसी ऑल्टरनेटिव कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि जो यहाँ पर फर्नेस है, यानी कि जो भट्टियां या एयर कंडीशनर है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव हो। तो ऑल्टरनेटिव क्या आगे यहाँ पर, ऑल्टरनेटिव आगे यहाँ पर ये हीट पंप। तो हीट पंप को बेसिकली यूज करने की बात की जा रही है ताकि ज्यादा फ्यूल वगैरह भी न लगे। ये बिल्कुल ऐसे काम करता है जैसे रेफ्रिजरेटर आप लोगों ने देखा होगा, ठीक स्टार रेटिंग का रेफ्रिजरेटर लेकर आते हैं, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कभी भी वहां पर वो ज्यादा बिल नहीं देता है, ठीक है, नॉर्मली अगर देखेंगे। जबकि एसी जो है वो आप लोगों को फिर भी ठीक ठाक बिल दे देता है। हालांकि उसमें भी अगर स्टार वाला आप लोग रखेंगे तो वो भी ज्यादा बिल नहीं देगा, ठीक है। स्टार मार्क का लाइए, एक बार स्टार्टिंग में पैसे लगते हैं पर लेकिन फिर आप लोगों को फायदा भी उतना ही देखने को मिलता है। पर सारी चीजें हैं कि चलाते कितना है आप लोग उसको, ठीक है, वो जरूरी है, वो जरूर देखेगा। अगर बात करें यहां पर रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जो है वो यहां पर आज के डेट में अगर बात करें हीट पंप जो है वो आप लोग एग्जैक्टली ये तो नहीं बोल सकते कि रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी का कोई तरीका है, पर हाँ एसी जितना बर्बाद करती है उससे कंपेयर में अगर देखोगे तो इन्वायरमेंट के लिए काफी अच्छा आप लोग ये साधन बोल सकते हैं जिसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। आप लोग क्या रहे हैं, यूएसए की साइड में काफी ज्यादा ये देखने को मिल रही है, ये चीजें फैमिलियर हो रही है, लोग इनको यूज भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके चलते ये न्यूज में है। तो ये था इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। आइए आगे चलते हैं। इंटरनेशनल न्यूज है, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे और मजा आएगा आप लोगों को सुनने में। इसको पहले दिखाई देता हूं आप लोगों को, तिब्बत के बारे में बात की जा रही है। हालांकि न्यूज तो थोड़ी सी वैसी है पर लेकिन वो न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा रिसेंटली अभी दलाई लामा साहब को बर्थडे विश किया गया, हैप्पी बर्थडे दलाई लामा जी, ठीक है। तो हमारे काम का तो है नहीं है। चलिए जो भी है इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो मैं आप लोग को बताने वाला हूं वो है, अगर आप लोग यहाँ पर देखिए तो ये तिब्बत ऑटोनोमस रीजन, तिब्बत ऑटोनोमस रीजन जो है ये आप लोग को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हमारी कंट्री का अरुणाचल प्रदेश हो गया जो चाइना दावे बैठा है, ठीक है, बार बार। ये एक्साई चीन वाला पोर्शन हो गया जो यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में देखने को मिलता है, तो ये भी यहाँ पर चाइना के कंट्रोल में है ये वाला रीजन, ठीक है।
अगर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश होता तो सॉरी, अगर यहाँ पर जो तिब्बत होता है यहाँ पर, तो सोचिए हमारा अरुणाचल प्रदेश पर चाइना का कोई हक ही नहीं था। और इधर यहाँ तक आप लोग देखते हैं बेसिकली यहाँ तक कोई कुछ करने वाला था ही नहीं, तो हम लोगों ने एक तरीके से एक्सेप्ट कर यहाँ पर तिब्बत को चाइना का पार्ट, आधे तो अपने पैरों में वैसे ही कुल्हाड़ी मार ली, तो ये एक्सेप्ट नहीं करना था। आज की डेट में वो क्या किया बैठा है, अरुणाचल प्रदेश को भी अपने तिब्बत का पार्ट बताता है वो। तो ऐसी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके चलते काफी पास में आ गया नेपाल के, तो नेपाल को भी कई बार यहाँ पर उल्टी सीधी हरकतें आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेपाल को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करता है। तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकली हम लोगों ने कुछ तो गलतियां की हैं जिनका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। दलाई लामा जी जो है यहाँ पर अगर बात करें, और तिब्बत जो है यहाँ पर ये दो काफी इंपॉर्टेंट मुद्दे रहते हैं इंडिया और चाइना के रिलेशन के बीच में। जो चाइना बात करते हैं यहाँ पर, दलाई लामा को सेपरेटिस्ट की तरीके से देखता है कि वो एक तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं तिब्बत के लोगों को, ठीक है। तो इंडिया क्या है, उनके द्वारा यहाँ पर इनको शरण दे रखी है, तो इसके चलते कई बार ये न्यूज में रहते हैं। तो तिब्बतन कार्ड यहाँ पर कई बार यूज किए जाते हैं इंडिया के द्वारा चाइना के चलते, क्योंकि चाइना क्या करता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हरकतें करता है। तो अभी इंडिया और चाइना के बीच में आज के टाइम पे सबसे ज्यादा गंदी हरकतें देखने को मिल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाले रीजन में। रीजन क्या है, चाइना की बदतमीजी आगे बढ़ रही है काफी ज्यादा। तो इंडिया में हमको भी कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि यहाँ पर सामने वाला कंट्रोल में रहे, उसकी नब्ज हाथ में होनी चाहिए कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये जो नब्ज पकड़ रखी है तिब्बत है, हालांकि नब्ज अकेली तिब्बत नहीं है, नब्ज बहुत सारी है, पर हम लोग सीधे साधे आदमी, हम लोग ज्यादा इन सब चीजों में विश्वास करते नहीं है। वरना तिब्बत एक नब्ज है यहाँ पर, ठीक है, हांगकांग एक नब्ज है यहाँ पर, ताइवान एक नब्ज है यहाँ पर, इसी के साथ में जिंगजियान वाला जो रीजन है वो वाला आप लोगों को यहाँ पर नब्ज देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे रीजन है यहाँ पर जो नब्ज को दबाया जा सकता है। और ये क्या करते हैं, हम लोग इसके ऊपर ज्यादा कुछ रिएक्ट करते नहीं है, पर ये क्या कर रहे हैं, पाक ऑक्युपाइड एरिया में ये अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं, ठीक है, जबकि इनको पता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो डिस्प्यूटेड रीजन है। बस दिक्कत ये है कि चाइना एक ज्यादा ताकतवर कंट्री हो चुका है, इसलिए कोई ज्यादा बोलता नहीं है, वरना अब तक तो कुछ और ही न्यारे वारे हो जाते। चलिए जो भी है आगे देखते हैं चीजें कब तक चलती हैं। एक टाइम आता है कि पाप का घड़ा भर जाता है, तो चाइना का आ रहा है जल्दी। बात करें यहाँ पर तिब्बत जो है उसमें बात करें तो एक्चुअल जो नेबर है हमारा पड़ोसी है वो तिब्बत है। चाइना तो काफी दूर था, चाइना तो थोड़े बहुत एरिया में आप लोगों को देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम एरिया हमारा तिब्बत के साथ में कनेक्ट था। सोचिए चाइना के साथ में छोटा सा रीजन बस हमारा कनेक्ट रहता, अगर यहाँ पर कल को ये तिब्बत इसके अंडर में न जाता। पर लेकिन वही है कि आज के दिन में हमारे सर पे आकर बैठा हुआ है। लगभग 3,500 किलोमीटर जो हमारी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन के साथ में आप लोग यहाँ पर बेसिकली मिलती हुई नजर आएगी, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग बोल सकते हैं कि कई सारे रीजन है आप लोग के, कहीं ना कहीं आज की डेट में हम लोग जो बैठे हुए हैं चक्कर में, तो ये कहीं ना कहीं हमको दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। अगर बात करें आज की डेट में और भी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी। हम लोगों ने तिब्बत वाला जो रीजन है एक्सेप्ट कब किया था कि ये चाइना का पार्ट है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो 1954 में इंडिया और चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था जिसने हम लोग को तिब्बत रीजन को चाइना का पार्ट मान लिया था, ठीक है। और उस टाइम पर यहाँ पर जो तिब्बत के अंदर अपराइजिंग हुई यहाँ पर फिर 1959 में, जिसमें दलाई लामा साहब जो है भागकर इंडिया की साइड में आ गए, हम लोगों ने उनको शरण दी और चाइना को गुस्सा आ गया। फिर 1962 में भाई साहब ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तो हम लोग बोलते थे हिंदू चीनी भाई भाई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, ठीक है, तो उन्होंने हमारे ऊपर ही बंदूक तनाई। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो तिब्बत की एग्जाइल में गवर्नमेंट चल रही है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से, तब से लेकर यहाँ पर आज की डेट में हमारी कंट्री में दलाई लामा जी जो है वो हमारे ही देश में है। पहली बार 2000 जब यहाँ पर 2014 से प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो चुनकर आए हैं, पहली बार पब्लिकली उन्होंने यहाँ पर दलाई लामा को बर्थडे विश किया है, ठीक है। तो बर्थडे खेल रहे हैं। रीजन क्या है, रीजन ये कि चाइना को पता लगना चाहिए कि हम भी कुछ कर सकते हैं, कल को चल के हम लोग तिब्बतन रिफ्यूजी को सपोर्ट करेंगे कि लो अपना एरिया। पर लेकिन देर काफी हो चुकी है, क्योंकि एक तो चाइना काफी ह्यूज डेवलपमेंट वहां पर कर रहा है, दुनिया भर का इन्वेस्टमेंट, दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चला रहा है। तो आज के डेट में कुछ चीजें टाइट हो गई हैं, ठीक है। चाइना क्या कर रहा है, वहां पर सप्रेस कर रहा है तिब्बतन जो पॉपुलेशन को, बोल रहा है कि दलाई लामा के ये सपोर्टर हैं, इनको भगाओ यहाँ से। और चाइना ऐसी हरकतें काफी बार करता है। चाइना जो मेन लैंड है वहां से लोगों को ला ला के तिब्बत में बसा रहा है, ठीक है। ऐसी हरकतें तो इन्होंने भूटान के साथ में की, आप लोगों को याद होगा, मतलब कितने चालू आदमी है ना ये। भूटान के अंदर जाकर इन्होंने क्या किया, एक गांव बसा दिया, ठीक है, वहां पर अपने लोग बसा दिए, कोई ऐसे 40-50 घर, और फिर बोलने लगे भूटान को ये हमारा एरिया है, देखो कितने समय से, कितने पुराने समय से हमारे लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसी ऐसी हरकतें करते हैं यार, बताओ। मतलब आज की डेट में टेक्नोलॉजी के फील्ड में जब सैटेलाइट से सारी चीजें दिख जाती हैं, उसके बाद भी ऐसी हरकतें करते हैं यहाँ पर। ये बदतमीज है बहुत ज्यादा है, समझोगे आप लोग। तिब्बत है जो है एक तरीके से, अगर बात करें तिब्बतन जो है एक तरीके से उनको एक दूसरे के अगेंस्ट भी करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि तिब्बतन जो मिलिशिया है उसको ये ट्रेन कर रहे हैं आज के डेट में इंडिया को टैकल करने के लिए। हमारी कंट्री में अगर तिब्बतन जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जो है वो देखने को मिलेगी,
तो एक दूसरे के सामने हम लोग यहाँ पर तने मिलेंगे। बेसिकली तिब्बतन जो चीजें हैं उन्हीं को कार्ड बनाकर यूज किया जा रहा है। इशू क्या है जो यहाँ पर कई बार देखने को मिलते हैं, हम लोग जो तिब्बतन लोग हैं उनको सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं कराते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री में 1987 में जो एक्ट आया था उसके चलते यहाँ पर ये चीजें प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, तो सिटीजनशिप नहीं मिल पाती है। ठीक है, तो हमारी कंट्री में याद रखिएगा पार्ट सेकंड में है आप लोगों को आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जाकर रिवीजन कर लीजिएगा, सारी चीजें डिटेल में पढ़ा रखी है। आगे बात करते हैं तो डिससेटिस्फेक्शन रहता है लोगों के अंदर कि यार इंडिया जो है ना हमको सिटीजनशिप दे नहीं रहा है, जबकि यूएसए तक सिटीजनशिप दे रहे हैं इनको। ठीक है, यूएसए ने बहुत सारे तिब्बतन रिफ्यूजी को एक्सेप्ट किया, तो इंडिया क्या कर रहा है, अपना रोल खो रहा है। कल को चल के यूएसए एक्सेप्ट कर रहा है तो यूएसए बार्गेनिंग कर सकता है, जबकि इंडिया होल सोल एंटिटी बन के रह सकता था बार्गेनिंग करने के लिए चाइना के साथ में, पर लेकिन यूएसए भी अपनी टांग अड़ाता है। देखिए आज की डेट में ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग नजर डालेंगे ना, चाहे आप लोग बात करिए किसी भी कंट्री के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर यूएसए रायता फैला के गया। आज की डेट में अगर बात करिए लीबिया वाले रीजन में आज तक भी शांति नहीं आई, यूएसए के द्वारा वहां पर रायता फैलाया गया। इसी के साथ में बहुत सारी ऐसे एरिया आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे जहां पर यूएसए जाता है, रायता फैला कर आ जाता है, लड़ाई लग जाती है, उसके बाद में वो हथियार खरीदते रहते हैं और इनकी इंडस्ट्री चलती रहती है। इसलिए वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हथियार यूएसए बेचता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर बात करें दलाई लामा के सक्सेशन पे अभी चल रहे हैं कि दलाई लामा 86 ईयर के हो चुके हैं, अगर कल को इनकी डेथ हो जाती है तो फिर क्या होगा। तो दलाई लामा एक पोस्ट का नाम है बेसिकली। ठीक है, तो बोला इनके द्वारा ये जा रहा है कि मेरा जो सक्सेसर होना चाहिए वो एक तरीके से लिविंग एक इनकारनेशन होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि किसी मतलब एक तरीके से एक जिंदा इंसान होना चाहिए, ताकि वो आगे चलकर प्रोटेस्ट कर सके और यहाँ पर चीजों को फिर से चाइना से वापस लेने की कोशिश कर सके। तो इनके द्वारा एक कोशिश की जा रही है, तो वो इंडिया से हो या फिर अनदर कंट्री हो, ताइवान को बोलता है कि ताइवान से हो पर्टिकुलर पर्सन। तो यहाँ पर दलाई लामा जो है पॉलिटिकल लीडर और कम्युनिटी के जो यहाँ पर बेसिकली स्पिरिचुअल लीडर दोनों यही है आज के डेट में दलाई लामा जी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये काफी ज्यादा न्यूज में अभी आ गई है। तो आप लोग याद रखिएगा इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, कैसा लगा आर्टिकल, मजा है कि नहीं आया, है ना मजा? हाँ बिल्कुल मजा आना चाहिए ऐसे ही आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी, पहले बोलते थे कि आया राम और गया राम। ठीक है, राम बेसिकली एक तरीके से यहाँ पर किसी को बोला जा रहा था, यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली छोड़कर अपनी पॉलिटिकल पार्टी को किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चले गए। क्यों? क्योंकि वहां पर दबा के पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तो मरती है, तो ये सारे ऐसी हरकतें करते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था कि अगर कोई ऐसा करके जा रहा है तो उसको रोका जाएगा। तो इसके चलते गोवा के द्वारा भी बोला गया है, गोवा असेंबली में जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उनके द्वारा बोला गया कि गोवा लीजल जो यहाँ पर जो इसके अंदर कि प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन लाया जाएगा ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट को एड्रेस किया जा सके जो भी इश्यूज हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड। होता क्या है बेसिकली, देखिए एंटी डिफेक्शन लॉ में एक पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पूरे जान काम साम धान दंड भेद लगाकर जीत कर आई। ठीक है, जीत कर आने के बाद में इसने पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी ने गवर्नमेंट बना ली। अब क्या किया, दूसरी अपोजिशन है उसके पास में दुनिया भर का पैसा है, उसने क्या किया, इस पॉलिटिकल पार्टी के वह 2/3 मेंबर तोड़कर ले गए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये गवर्नमेंट माइनॉरिटी में चली गई। फिर आगे चलकर कोई इलेक्शन में तो ये जीत कर आ गए, तो यहाँ पर एक तरीके से कई बार नॉमिनेट कर लिया जाता है। ठीक है, तो कई सारी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जो स्टेबल गवर्नमेंट है उसको हिलाने का काम किया जाता है कई बार पैसे के बल पर, तो कई सारी ऐसी दुर्गति देखने को मिलती है, तो टैक्स पेयर की मनी भी बर्बाद होती है। तो एंटी डिफेक्शन लॉ इसीलिए लाया गया था, पर लेकिन ढंग से यूज नहीं हो पा रहा है। 10th शेड्यूल में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। एंटी डिफेक्शन एक्ट बोलते हैं नॉर्मली। 52वां संविधान में संशोधन किया गया था 1985 में, 1985 में, ताकि डिस्क्वालीफाई किया जा सके मेंबर को अगर कोई ऐसी हरकतें करते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन का ग्राउंड क्या है, तो ये यहां पर आप लोग देखते हैं किस लेवल पर डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट मेंबर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है, पहला। दूसरा, कोई नॉमिनेटेड मेंबर जो है 6 महीने के अंदर यहां पर अपनी कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है। ठीक है, इसी के साथ में अगर कोई अपनी मर्जी से जो अपना गिव अप कर दे तो यहां पर उसको भी एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पर लड़के आया था तो छोड़ना पड़ेगा। अगर कोई वोटर यहां पर बेसिकली पॉलिटिकल पार्टी ने बोला कि कल तो आपको आना ही आना है, पर लेकिन वो एब्सेंट है, तो पॉलिटिकल पार्टी बोलेगी ऐसा है रेजिग्नेशन दो और उन्होंने कहता है कि धरती नापो यहां से तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी। तो एक्सेप्शन है इसमें यहां पर कुछ, एक तो स्पीकर और चेयरमैन है। स्पीकर और चेयरमैन मतलब यानी कि स्पीकर अगर कोई ऐसी हरकतें करता है, चेयरमैन राज्यसभा का या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल का ऐसी हरकतें करता है, तो उसको ये अलाउ नहीं किया जाएगा। रीजन क्या है, रीजन ये है कि देखिए वो तो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरीके से रहते हैं कि हाँ वो ऐसा नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के, पर उनको ऐसा देखा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्ट करके ना देखो इनको। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ताकि वो इंडिपेंडेंट काम कर सके, तो इसलिए अगर वो ऐसा कुछ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उनके ऊपर ही अप्लाई नहीं होगा। दूसरा, 2/3 अगर टूटकर चले जाते हैं तो भी अप्लाई नहीं होगा। 2/3 का मतलब क्या है, मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी में आज की डेट में 21 मेंबर हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर 2/3 यहाँ पर टूटकर चले गए, ठीक है। तो 3 सते 21 हो गया और 7 दूनी 14 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि 21 में से 14 मेंबर जो है छोड़कर चले गए। तो बचे कितने, वो 7 बचे। अब वो क्या करेंगे, वो भुइयां चुनेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कर लेंगे, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी खत्म होगी एक तरीके से। तो ये अब यहाँ पर पहले तो एक एक मेंबर टूटते थे, पर लेकिन फिर जब यहाँ पर ये आ गया कि 2/3 अगर टूटकर चले जाएं, कहीं और मर्ज हो जाएं, तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो नहीं लगेगा। तो इसने क्या किया, कहानी और ज्यादा खराब कर दी। पहले वैसे नहीं थम रहे थे, अब तो ये लगे एक तो परमिशन मिल गई कि एक एक मत भागो भाई साहब, पूरी पॉलिटिकल पार्टी लेके भागो ना। तो ऐसी हरकतें की गई। तो ये हरकतें कहां से निकल कर आई, हमारी कंट्री में एक संविधान में संशोधन किया गया आगे चलकर, जिसको 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बोलते हैं, और 2003 में ये अमेंडमेंट किया गया। तो उसमें ये चीजें अलाउ की गई, यानी कि 1985 में जो संशोधन किया गया था उसमें तो चीजें फिर भी ठीक थी, ठीक है, एक एक आधा ज्यादा था, पर लेकिन इसने क्या किया, उसको होलसेल प्राइस में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि अब बड़े बड़े जाएंगे, मिलके जाएंगे, सब जाएंगे, ठीक है। तो आर्टिकल 102 के तहत आते हैं यहाँ पर, और आर्टिकल 102 के तहत आता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आर्टिकल 191 के तहत आता है यहाँ पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। बाकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करता है भाई साहब कि डिस्क्वालीफाई करना है नहीं करना है। इसलिए कई बार आप लोगों को रस्साकसी देखने को मिलती है कि पर्टिकुलर मेंबर तो छोड़ना चाह रहा है, पर लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं रेजिग्नेशन या फिर एक तरीके से चीजों को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लीडर जो गवर्नमेंट बनाती है उसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर रहता है, तो उसके तो अपोजिट में जाएगा नहीं। तो इसलिए कई सारी हरकतें देखने को मिलती है। इशू क्या है इससे रिलेटेड, देखिए, एक तो अंडरमाइन किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जीत कर आए किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चुन गए, जनता ने तो किसी और पर्पज से वोट दिया था, वो कुछ और पर्पज कर रहे हैं। अंडरमाइन करते हैं लेजिस्लेचर को, क्योंकि लॉबी नहीं बना पाते हैं जब यहाँ पर गवर्नमेंट में होते हैं, तो एक तरीके से उनकी वजह से वो भी पास नहीं हो पाता है, ठीक है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करते हैं, डेमोक्रेसी जनता का रूल, तो जनता को रूल क्या रह गया जब छोड़कर ही भागे वो। कंट्रोवर्शियल लोकसभा का जो बेसिकली लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर होता है कंट्रोवर्सी में रहता है और कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। अगर स्प्लिट के बारे में बात करें तो उसको भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए, तो तब चीजें सुधरेंगी। तो सॉल्यूशन क्या निकालने की बात की जा रही है, तो पहले तो ये बोला गया कि ये केस जो है सीधा कोर्ट के अंदर जाना चाहिए, तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, और 60 दिन के अंदर इसका सॉल्यूशन आना चाहिए, झटमंगनी पटबिया वाला, ठीक है। अगर कोई यहां पर जनता के लिए काम करना चाहता है, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, अब पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बोल रही है कि तुमको यही काम करना है, और उसको लग रहा है यार ये काम तो जनता के खिलाफ है, अब वो इस काम से अगर मना कर दे तो पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं रिजिग्नेशन दो। तो तुरंत कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि इसको फिर से चुनकर आ सके जल्दी से जल्दी, ठीक है। तीसरी बात यहां पर ये बोलेगी अकाउंटेबल और जो रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए जनता के लिए होना चाहिए इनको, ये नहीं कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए अकाउंटेबल है, पर लेकिन कंडीशन ये रहती है सबसे ज्यादा अकाउंटेबल पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो जाता है, होना पड़ता है, वरना पॉलिटिकल पार्टी निकाल के फेंक देगी। तो ये कुछ कमी खामियां हैं जिनको सुधारना जरूरी है, तभी जाकर हम लोग प्रॉपर वे में अपनी कंट्री का जो ये सिस्टम है उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, अगर आंसर लिखने के लिए भी आ जाए ना तो इतना मटेरियल बता दिया है कि आराम से लिख पाओगे, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, एंजॉय करना है। आगे चलते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं। अभी आसाम और मिजोरम के बीच में लाठी तन गई एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के सामने। पहले आप लोग मैप में देखिए, ये हो गया आसाम और ये हो गया यहाँ पर मिजोरम, ठीक है। तो ये वाला बाउंड्री यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या क्या चीजें चल रही हैं समझ लेते हैं पहले। अभी क्या हुआ, एक यहाँ पर इम्प्रोवाइज्ड जो एक्सप्लोजिव डिवाइस थी उसका ब्लास्ट हुआ, तो यहाँ पर उसके चलते ये काफी ज्यादा न्यूज में आ गया। तो काफी ज्यादा ये एक तरीके से रस्साकसी है यहाँ पर आसाम और मिजोरम के बीच में बॉर्डर को लेकर। आखिर बॉर्डर को लेकर क्यों रस्साकसी है, एक टाइम ऐसा हुआ करता था, उन्हें कहते हैं कहानियां सुनी होगी आप लोगों ने, एक जमाने की बात थी इस एरिया में एक राजा रहता था एक जमाने की बात थी, जो आसाम हुआ करता था उसी का पार्ट था यहाँ पर मिजोरम, यानी कि मिजोरम जो था वो आसाम के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था। पर लेकिन फिर आगे चल के क्या किया, मिजोरम से यहाँ पर ये पहले इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया 1972 में, और फिर आगे चलकर इसको 1987 में एक राज्य बना दिया। तो उसके चलते जो डिमार्केशन किया गया लाइन का, वो यहाँ पर उसके चलते दोनों के बीच में लड़ाई रहती है। यानी कि अगर कोई भी राज्य डिवाइड होता है तो आप लोग लिख सकते हैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे बड़े मुद्दे क्या निकल कर आते हैं, सबसे पहले तो राज्य डिवाइड हो गए, बाउंड्री को लेकर दोनों के बीच में लड़ाई रहेगी। दूसरा यहाँ पर डिस्प्यूट रहेगा पानी को लेकर कि ये नदी का पानी इतना मुझे दे इतना तुझे दे, ठीक है। तीसरा यहाँ पर क्या रहेगा, जो माइग्रेंट वाला इशू रहता है वो काफी बड़ा इंपैक्ट डालते हैं यहाँ पर, जो कि फेडरल पॉलिसीज होती हैं तो उसके ऊपर, ठीक है। एक इंसान जो है वो इधर जा रहा चाह रहा है, दूसरा उधर जाना चाह रहा है, तो कई सारी ऐसी कहानियां खराब होती हैं यहाँ पर नजर आती है। तो उसी के चलते यहाँ पर जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके 2 रीजन यहाँ पर मेन है। देखिए 1875 में जो था यहाँ पर ये इसको बेसिकली जो पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर इसको, ठीक है, तो लुसाई जो हिल है यहाँ पर ये इसका पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको डिफरेंशिएट कर दिया गया, कहां से, जो यहाँ पर काचर एरिया है, प्लान है जो बेसिकली प्लेन है, इससे अलग कर दिया, यानी कि एक तरीके से बाउंड्री आ गया यहाँ पर। दूसरी साइड में एक और बाउंड्री कर दी, जो यहाँ पर जो लुसाही जो यहाँ पर ये बेसिकली हिल है उसको यहाँ पर मणिपुर से अलग कर दिया। आप लोग यहाँ पर देखिए बेसिकली अगर आप लोग समझ पाएंगे यहाँ पर तो काम क्या किया गया, ये हो गया काचर हो गया यहाँ पर ये, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पर्टिकुलर रीजन को अलग किया गया, किससे, यहाँ पर देखिए मिजोरम से, ठीक है। यानी कि यहाँ पर एक बाउंड्री ला दी पहले तो, फिर दूसरी बाउंड्री इस साइड में ला दी। तो इसके चलते क्या हो गया, इसके चलते यहाँ पर ये हो गया कि इसको बिल्कुल अलग कर दिया राज्य को। तो ये जो दिक्कत इनको ये थी, ये बोल रहे थे
कि बाउंड्री को लेकर इशू था यहाँ पर। जो पर्टिकुलर मिजोरम है वो ये कहता है बाउंड्री जो है वो डिमार्केट होनी चाहिए 1875 के हिसाब से, क्योंकि बंगाल ईस्ट फ्रंटियर जो रेगुलेशन है ये यहाँ पर 1873 का, उसके हिसाब से काम होना चाहिए। तो मिजो जो लीडर है यहाँ पर वो बेसिकली डिमार्केट की नोटिफिकेशन जो यहाँ पर देखने को मिली वो 1933 के हिसाब से देखने को मिली। तो आसाम गवर्नमेंट फॉलो कर रही है 1933 का और ये बोल रहे हैं कि होना चाहिए था दूसरे वाला। तो रिजल्ट क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो इसलिए लड़ाई लग गई। तो इसके चलते 164 किलोमीटर इंटर स्टेट जो बॉर्डर है ये सेपरेट करता है आसाम मिजोरम को। इसमें यहाँ पर कई बार रस्साकसी देखने को मिलती है, यानी कि एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होगी। आगे चलते हैं, इकोनॉमी के बारे में बात की जा रही है और एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों को यहां पर देखने को मिल सकती है। हमारी कंट्री का फॉरेक्स रिजर्व जो है ये 609 बिलियन डॉलर अभी हो गया है, तो काफी बड़ी बात है। यहां पर 5 बिलियन और बढ़ गया यहां पर ये। तो यहां पर ये कौन बेसिकली इसके बारे में बताता है, डेटा कौन इकट्ठा रखता है, तो सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक कौन है हमारा, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पर ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बेसिकली रखता है। देखिए अगर आज की डेट में आप लोग मार्केट में गए, आप लोगों को फोन खरीदना है, ठीक है, आप लोग फोन खरीदने के लिए गए और वहां पर पता चला पर्टिकुलर जो आप लोगों को फोन खरीदना है उसके लिए आप लोग पैसा लेकर गए थे ओनली 5,000 रुपए, ठीक है, पर लेकिन पता चला फोन जो है वो 15,000 रुपए का है। तो दुकानदार क्या करेगा, दुकानदार को पता है कि आप जो है करोड़पति आदमी है, ठीक है, तो बोलेगा कोई नहीं यार पैसा दे देना, बाद में आराम से दे देना, आता रहेगा, ठीक है। तो यानी कि एक तरीके से आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट करेगा और बोलेगा कि चलो कोई नहीं बाद में आ जाएगा, फोन लेके चले जाओ, ठीक है। या फिर आप लोग अपना जो क्रेडिट कार्ड घर भूल गए, पर लेकिन अगर पता चला सामने वाले के पास में क्रेडिट कार्ड तो क्या है, एटीएम कार्ड भी नहीं है इस इंसान के पास में, और जैसे तैसे इसकी घर गृहस्थी चल रही है, 5,000 का फोन है और आप तो 10,000 भी लेकर जा रहे हैं ना, 10,000 तो छोड़िए आप लोगों के पास में 14,000, अगर 500 रुपए भी होंगे ना और वहां पर 500 रुपए भी कम पड़ेंगे तो भी आप लोगों को फोन नहीं दिया जाएगा, वो तुरंत कहेगा कि बाहर निकलो पहले 500 रुपए और लेकर आओ, ठीक है। तो जब किसी कंट्री के पास में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता है तो ट्रेड करना आसान रहता है, कंट्री को यहां पर ट्रस्ट होता है, तो इसके चलते यहां पर काम आसानी से चलता रहता है, क्योंकि पता है कि बैकग्राउंड में पैसे लिए बैठा है इंसान, ठीक है। तो फॉरेन जो करेंसी यहां पर जो फॉरेन करेंसी एसेट्स जो बेसिकली यहाँ पर वो मेजर कंपोनेंट है, मैक्सिमम आप लोगों को इसके अंदर डॉलर देखने को मिलेंगे। कहीं से हम लोग आज के डेट में मान लीजिए क्रूड ऑयल खरीद कर लेकर आते हैं, जो कच्चा तेल जिसमें से मिट्टी का तेल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, ग्लिसरीन निकालते हैं, तो उसको अगर खरीद कर लेकर आते हैं तो डॉलर में व्यापार होता है। तो सबको पता है हमारे पास में डॉलर दुनिया भर का पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आसानी से वो हमारे साथ में व्यापार करते रहेंगे। पर लेकिन 1990s में हमारे पास में लगभग 2-3 दिन के डॉलर बचे हुए थे, तो उस टाइम पर दिक्कत खराब हो गई थी, तो हम लोग को जो LPG रिफॉर्म लेकर आने पड़े थे, जिसको लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन बोला, जिसके चलते चीजें नॉर्मल हुई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आसानी से हो जाती है, तो चीजें काफी टफ चली। तो बातें की जाए तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक के बारे में बात की जा रही है। तो फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है यहाँ पर ये सेंट्रल बैंक के पास में होता है। फॉरेन करेंसी कौन कौन सी रहती है, बॉन्ड, ट्रेजरी बिल रहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी रहती है, ये चीजें देखने को मिलती हैं। फायदे क्या होते हैं इंडियन फॉरेक्स रिजर्व, क्या क्या इंक्लूड करता है पहले देखिए। फॉरेन करेंसी गोल्ड रहता है इसके अंदर, फॉरेन जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट रहते हैं, उसी के साथ में यहाँ पर रिजर्व जो पोजीशन रहती है IMF के अंदर में, ठीक है। तो ये पोजीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, एक तो देखिए एक्सचेंज आराम से हो जाता है मॉनेटरी का, ठीक है। दूसरा यहाँ पर करेंसी भी मेंटेन रहती है, ज्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, और लिक्विडिटी लाई जा सकती है आसानी से, क्योंकि पैसा है तो फिर किधर को फेंक दो उधर ही काम चलेगा। हर्षद मेहता वाली मूवी देखिए ना, वो वाली हरकतें देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब पैसे हैं तो फिर किधर को भी आप लोग कैसे भी इन्वेस्टमेंट कर लो। अगर बात करें यहाँ पर, एक तो बेसिकली कंफर्टेबल रहता है पोजीशन गवर्नमेंट की, मैनेज कर पाते हैं क्राइसिस को, रुपये में एप्रिसिएशन रहता है और कॉन्फिडेंस रहता है मार्केट के अंदर अगर पैसा है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप लोगों के पास में पैसा है और आप लोग किसी मॉल में जाकर बैठ गए, ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि आप लोग के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो कुछ भी करोगे आप लोग जाकर, आप लोगों को झिझक नहीं होगी। पर लेकिन पता चला अकाउंट में 500 रुपए पड़े हुए, मॉल में चले गए, तो पता चला यार तो टिकट लेने में चले गए, अगर मूवी देखनी है, अब खाएंगे क्या, पियेंगे क्या, वहां पर कुछ और खरीदना है तो उसको कैसे करेंगे, तो बेइज्जती होने वाले, तो इंसान सहमा सहमा घूमता रहेगा। तो इसका मतलब यह कि अगर करेंसी के पास भी अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अच्छा खासा है तो फिर वो बिल्कुल बल्ले बल्ले में जिंदगी जिएंगे, वरना सहमे सहमे घूमते रहेंगे, ठीक है। तो यह है बेसिकली फंडा। आगे ना समझ में क्या बोल रहा हूं, तो यही चीजें हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। तो ये था टोटल डिस्कशन, जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बेसिकली जाना आज का इंपॉर्टेंट कोटेशन, टाइम फिक्स है एकदम, बिल्कुल अच्छे से एंजॉय कीजिए, टाइम पर आकर जिंदगी है, जीने में मजा आएगा। आगे चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर बात की, ये बेसिकली किसके बारे में, ये आर्टिकल 340 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन जाता है। ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन के बारे में बात की, कोयले के बारे में कुछ बात की, हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। ये 4-5 जो पॉइंट बताए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आयुर्वेदा के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, डायरेक्ट प्रीलिम्स से क्वेश्चन ही बन सकता है। कोविन ऐप के बारे में बात की जा रही है, ग्लोबलाइज बनाने की, और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर बात की एसी की जगह बेसिकली हीट पंप को यूज करने की, ठीक है। तो इसका आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या क्या बात की। सबसे पहले हम लोगों ने तिब्बत के बारे में जाना डिटेल में, काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चन बन जाए तो लिखना भी इसके ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में तो सारी चीजें पढ़ा दी मैंने आप लोगों को, पूरा लॉ का लॉ पढ़ा दिया।
अब तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। आगे बात करें तो मिजोरम के बारे में, और यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली बात की किसके बारे में, मिजोरम के और आसाम के बारे में। तो क्या रस्साकसी है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो सारा डिटेल में आर्टिकल देखा। इकोनॉमी के बारे में तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कैसा लगा लेक्चर, टकटकी लगाकर देखा कि नहीं? आइए अब देखता हूँ कितना टकटकी लगाकर आप लोगों ने देखा है। क्वेश्चन का आंसर अगर सही दोगे तो इसका मतलब टकटकी लगाकर देखा। ठीक है, कौन सा कमीशन है, कौन सा आर्टिकल है, ये बताइए। आर्टिकल के बारे में पूछा गया है। AMR क्या है, ये पोर्टल, इसके बारे में बताइए। कोविन के बारे में आप लोगों को बताना है, पता होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर तिब्बत जो इंडिया के बीच में एग्रीमेंट हुआ, कब होता है बताइए। कौन सा एक्ट था यहाँ पर एंटी डिफेक्शन लॉ का, और कब ये आया ये बताइए। इसके अंदर चेंज कब किया गया, 2/3 वाले मुद्दे को लेकर ये बताना है। बाउंड्री किस राज्य के बीच में देखने को मिली, जो कि यहाँ पर इसको पहले यूनियन टेरिटरी फिर राज्य बनाया गया, ये पूछना था आप लोगों से। कौन सी हिली के नाम से इसका नाम पुकारा जाता था, मिजोरम का, ये बताना है। ठीक है, जल्दी जल्दी इसलिए बोल दिया क्योंकि आप लोगों को पढ़ा भी चुका हूँ ऑलरेडी, और ये दूसरी बार बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बच्चा बोल रहा था कि सर टाइम वेस्ट करते हो बार बार इसको पढ़कर, वीडियो के एंड में ही पढ़ लिया करो। चलिए ठीक है, आगे से वेस्ट नहीं करेंगे, आगे से दिखा दिया करूंगा इसको वीडियो के एंड में। ठीक है, आप लोग अटेम्प्ट कर लेगा ना रोक के, ये सही रहेगा, हाँ या ना बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, यूथ स्किल डे के बारे में बात की आप लोगों से। तो यूथ स्किल डे की थीम बतानी है आप लोगों को। यहाँ पर ये लाइटनिंग के बारे में बात करती है, कितनी डेथ होती है, IITM कहाँ पर ये बताना है। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, ये बेसिकली बात करनी है किसके अंडर में आती है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में। ठीक है, कौन सी कंट्री के द्वारा पाकिस्तान को ट्रैफिकिंग इन पर्सन, जिसमें बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, उस कैटेगरी में डाला। नेशनल इनिशिएटिव के बारे में बात करना है, निपुण के बारे में बताना है। कौन सा आर्टिकल है, राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। इंडिया और कौन सी कंट्री के द्वारा लेटर ऑफ एक्सचेंज साइन किया गया बेसिकली रेल सर्विस के लिए। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आ गया, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, ये बताना है, जो कि पहले किसके अंडर था, अभी फाइनेंस के अंडर में आ गया, पहले किसके अंडर में था, ये बताना है। कौन सा आर्टिकल यहाँ पर इंटर स्टेट जो रिलेशन है उसके बारे में बात करता है, ये आप लोगों को बताना है। और बाकी के यहाँ पर बेसिकली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन तैयार करता है, ये बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, इनका आंसर एक बार देख लेते हैं। पहला यहाँ पर बात की जा रही है री इमेजिनिंग यूथ स्किल पोस्ट पैंडेमिक, यानी कि पोस्ट पैंडेमिक में कैसे स्किल को देखना है आप लोगों को। 2000 से लेकर 2000 तक के करीब लोगों की जान चली जाती है, किसकी वजह से, तो ये होती है लाइटनिंग की वजह से। पुणे के अंदर देखने को मिलेगा आप लोगों को IITM। ठीक है, तो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट। नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर देखने को मिलेगा। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, याद रखिएगा, इसके द्वारा पाकिस्तान और 14 कंट्री को बुला के कि बच्चों को ये सोल्जर बना रहे हैं, गलत बात है। ठीक है, अगर बात करें नेशनल इनिशिएटिव 4, ये यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड इसी के साथ में अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है, तो ये है निपुण भारत। ओके, आगे बात करें आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में। नेपाल और इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं रेल के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में आता था डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, अब आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में। तो टोटल मिलाकर 6 डिपार्टमेंट हो गए हैं। बाकी के 5 कौन कौन से हैं, कल बताए थे, बताइए मुझको, याद कर लीजिए, रिवीजन। ठीक है, आर्टिकल 262 बोलता है बेसिकली यहाँ पर ये इंटर स्टेट जो वाटर डिस्प्यूट को कैसे देखना है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रस्तुत करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, तो कैसा रहा ये आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर हाँ तो बताइए क्या रेट देंगे इसको, और बाकी का PDF यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।